हेलो दोस्तों, चलिए क्लास 10 का आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का जो अक्टूबर माह का पेपर है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्लास 10 का है और ये क्या है, ऊपर का हेडिंग देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड मासिक जांच परीक्षा। ये अक्टूबर माह का है, यहाँ लिखा हुआ है माह अक्टूबर। समय कितना मिलेगा, 2 घंटा। अब पूर्णांक कितना है, 40। ये 40 मार्क्स का है और ये क्लास 10 का है। 2021-22 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मंथली टेस्ट हो रहा है प्रत्येक महीना, वो उसका हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, हिंदी ए है अक्टूबर माह का। चलिए तो हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं और इसका पूरा आंसर अभी मैं बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो पहला लिखा है, इससे पहले आप कुछ सामान्य निर्देश पढ़ लीजिए। लिखा है सामान्य निर्देश, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके पास पूरा गद्यांश है, आपको ये पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग पूरा गद्यांश को एक बार देखने का कोशिश करते हैं। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम सीधा इसके प्रश्न जो हैं उस पर चलते हैं। तो इससे गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न 1 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है, पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछता है आपसे, लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है। तो इसका आंसर आपको गद्यांश जब पढ़िएगा तो मिल जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव में दे रखा है इच्छा, विवेक, आशा या धैर्य। तो इसका सही आंसर आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धैर्य। आपको धैर्य से लक्ष्य प्राप्ति का जीवन खोला जाता है। तो इसका इस तरह इसका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोक युक्ति को कौन चरितार्थ करते हैं। इनमें से आपको बताना है आंसर। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आप गद्यांश को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर का आंसर होगा 2, ये वाला। क्या लिखा है, आंसर होगा जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2 का 2 नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, माली कितना भी वृक्ष को सींच ले परंतु फल प्राप्ति समय या ऋतु आने पर ही होती है। यह भावार्थ दोए के किस पंक्ति से लिया गया है, ठीक है। आप जब पढ़िएगा तो किस पंक्ति से लिया गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो 3 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आप ऑप्शन 1 को आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 याद से आपको आंसर में टिक लगाना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का 4 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, किसी काम को करने में कम समय कब लगता है। आंसर क्या होगा इसका, 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है चंचल मन से, दूसरा ऑप्शन है उद्विग्न मन से, तीसरा आंसर है जल्दी जल्दी शोर करने से, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, शांत मन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शांत मन से। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आपने जो गद्यांश पढ़ा उसका एक शीर्षक आपको बताना है। तो इसका शीर्षक गद्यांश पढ़ने के बाद जो सबसे अच्छा शीर्षक निकल के आ रहा है वो हो रहा ऑप्शन नंबर 4, यानी आंसर हो जाएगा परिश्रम का महत्व। ये इसका आंसर हो जाएगा, परिश्रम का महत्व, ये शीर्षक बन सकता है, ठीक है। तो आंसर आपको यही वाला करना है, ऑप्शन 4 को। तो हम लोग का 1 नंबर में 5 क्वेश्चन था, 5 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप का था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता क्या है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सही विकल्प का चयन करें। इनमें से कुछ एक प्रश्न आएगा, आपको सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। देखिए प्रश्न हम लोग का जो 2 है वो क्या लिखा हुआ है। तो प्रश्न 2 को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न 2 में लिखा हुआ है, सही विकल्प का चयन करें। इसमें से पहला प्रश्न 2 का जो पहला है ये पूछता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे,
क्रिया का भेद बताइए। ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पक्षी आकाश में जो उड़ रहे हैं वो किस प्रकार का क्रिया है। पहला ऑप्शन दे रखा है सकर्मक क्रिया है, या दूसरा दिया हुआ है अकर्मक या उपयुक्त। दोनों का मतलब सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। या पूछता है ऑप्शन नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। आपको इसका क्रिया भेद बताना है, किसका? पक्षी आकाश में उड़ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, सकर्मक। ये सकर्मक प्रकार का क्रिया है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 2 में लिखा है महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई, क्रिया का भेद बताइए। अब आपको इसका भी क्रिया का भेद बताना है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक। ठीक है, ये भी एक सकर्मक क्रिया है। तो आपको आंसर क्या कर लेना है? पहला का आंसर कर लेना है ऑप्शन ए को, और दूसरा का आंसर करना है ऑप्शन 1 को। सकर्मक सकर्मक दोनों होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, सबसे पहले 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 में लिखा है अव्यय से आप क्या समझते हैं। आपको ये 4 चीज़ दिया है, इसमें से बताना है कि अव्यय का क्या मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लिंग, वचन, पुरुष, काल के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, अव्यय, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको 3 नंबर में जो ऑप्शन है ये 4 आंसर हो जाएगा, आपको इस पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये प्रश्न 3 है, लेकिन ये मिस्टेक से यहाँ प्रश्न कितना फिर से लिख दिया गया है? 3। तो होना क्या चाहिए था? यहाँ होना चाहिए 4 नंबर प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो खैर आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसका आंसर से मतलब है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो आंसर में करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन लिखा है वह, उसके खाली जगह है, आलोचना ही करता है। तो वह देश आलोचना ही करता है, इसके लिए उचित अव्यय का चयन करें। तो ये अव्यय जो है ये 4 प्रकार का यहाँ नाम दिया हुआ है। रमेश होगा, सदा होगा, आह होगा या क्यों होगा। तो आपको पढ़ के समझ में कुछ आया होगा कि वह सदा आलोचना ही करता है। तो क्या होना चाहिए? यहाँ सदा होना चाहिए। ठीक है, तो सदा होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोग का ये गलती से 3 दे दिया, यहाँ तो 3 था ही ना, यहाँ 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है? ठीक है, आपको ध्यान देना है कि इसमें पूछा कौन नहीं है। तो जो चतुर, दक्ष, निपुण और कपट, इन चारों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? किसका पर्यायवाची पूछ रहा? कुशल का। ठीक है, तो कुशल जो है वो कुशल का पर्यायवाची चतुर भी होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है। कूट जो कपट है ये नहीं होता है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कपट। ये आंसर हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 2 नंबर का 5 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 5। वो गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ हो चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन में। तो हम लोग का 5 क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको केवल कितने प्रश्नों के उत्तर देना है? 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ये आप प्रश्न है, देख रहे हैं प्रश्न। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ लिखा, यही ना क्वेश्चन था 1 नंबर, कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की। तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या है? देखिए आंसर लिखा है गोपियों ने योग शिक्षा के बारे में उद्धव को परामर्श देते हुए कहा कि योग शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता है। हम गोपियों का मन तो यह पहले, देखिए यहाँ पर पर हो यहाँ लिखा है, लेकिन लो कहाँ? यहाँ ले यहाँ लिखा है। तो ये एक साथ क्या हो जाएगा? पहले से ही श्री कृष्ण प्रेम में एकाग्र है। योग की आवश्यकता तो उन लोगों को है जिनके चित्त में चंचलता है और जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है। इसीलिए आप कृपया करके हम लोगों को योग शिक्षा ना दें। तो ये पूरा
आंसर होगी। आप देख लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में लिखा है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। जो उत्साह कविता है उसमें जो बादल है वो किन किन अर्थों को संकेत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला को नंबर, बादल अपना गर्जना या गर्जना के माध्यम से मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। ख नंबर हो जाएगा, बादल से होने वाली बरसात मानव जाति की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करती है। ग नंबर हो जाएगा, जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। और घ और आखिरी हो जाएगा, जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। तो ये 2 नंबर का पूरा आंसर है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। हम लोग अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या लिखा है। तो प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर यहाँ लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है आंसर। आंसर लिखा है, मनुष्य का एक स्वभाव यह भी होता है कि जब वह किसी अत्यंत खूबसूरत चीज़ या व्यक्ति को देख लेता है तो उसकी सुंदरता अनंत काल के लिए मनुष्य की आंखों पर टिक जाती है। ठीक इसी प्रकार कवि भी फाल्गुन की सुंदरता, उसकी मादकता और उसके यौन के अधीन हो जाता है। प्राकृतिक प्रेम कवि अपनी रुचि के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य ढूंढ लेता है और चाहते हुए भी फाल्गुन की सुंदरता तो अपनी आँखों से नहीं हटा पाता। ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर को लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ये प्रश्न है। आंसर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल व सुरक्षित है। ये आंसर हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे उसका क्या करते थे। ये प्रश्न है। आंसर लिखा है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते हैं। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। ये पूरा इसका आंसर हो गया। तो हम लोग का इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन था। इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना था, तो आप सब क्वेश्चन मत लिख लीजिएगा, आप 4 ही क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोले। कोई भी 4 प्रश्न का आंसर देना है, 5 का 5 नहीं देना है। हम यहाँ 5 का 5 आपको बता दिए आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको केवल 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न क्या लिखा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गगरी से करती हैं। 1 नंबर, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव का व्यवहार उस कमल के पत्ते की तरह है जो रहता तो पानी में है, ठीक है। कमल का पत्ता रहता कहाँ है, पानी में है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। पानी का असर कमल के पत्ते पर नहीं होता। अर्थात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उद्धव उनके प्रभाव से मुक्त हैं। उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ अब 2 नंबर में लिखा है, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना जल के मध्य रखे तेल के मटके से भी करती हैं। अर्थात जिस प्रकार तेल के मटके को जल के मध्य कितनी भी देर रख दो उस पर जल का
एक भी बूंद नहीं रुकती। ठीक उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के समीप होते हुए उन पर प्रेम से वंचित रहते हैं। किससे वंचित रहते हैं? प्रेम से वंचित रहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग का इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का आंसर देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ये जो प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 में लिखा है कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ये क्यों कहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित यह कविता एक आह्वान गीत है। निराला क्रांतिकारी स्वभाव के कवि थे। जो निराला जी हैं वो एक क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे समाज में बदलाव के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि समाज में बदलाव आए। प्रस्तुत कविता में कवि बादल से भीषण गर्जना के साथ घनघोर बारिश की अपील कर रहा है, जिसके स्वर में ओज है, क्रांति है। क्रांतिकारी कवि होने के नाते वह हमेशा क्रांति की ही अपेक्षा करता है और ऐसी अपेक्षा जिसकी गर्जना सुनकर उत्साह का संचार हो जाए। दूसरी ओर बादलों की फुहार और रिमझिम वर्षा से व्यक्ति के मन में कोमल भावों का जन्म होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे भावों से कवि के मंतव्य को गति नहीं मिलती है। जनमानस में चेतना और जोश जागृत करने के लिए कवि बादल से फुहार या रिमझिम बारिश के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहता है। गर्जन शब्द क्रांति एवं बदलाव को दर्शाता है। ये पूरा आंसर है 2 का। अब देख लीजिए, अब हम लोग 3 नंबर को बना लेंगे, 3 नंबर प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसका आंसर, तो आंसर हम लोग देखते हैं ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर लिखा हुआ है कविता का नाम है अट नहीं रही है में निराला जी ने फागुन के सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है, जिसका वर्णन कवि ने निम्न रूपों में किया है। तो वो किस किस रूपों में वर्णन किए हैं उनके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो क नंबर में लिखा है फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात घर घर में फैला हुआ दिखाया है, जिसे विविध रंग के नव पल्लवों पुष्पों के रूप में पेड़ों पर देखा जा सकता है। ख नंबर फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्य के मन पर देखा जा सकता है। कवि तो प्रकृति के सौंदर्य से इतना प्रभावित है कि वह प्रकृति के दर्शन से तृप्त नहीं हो पा रहा है और अनंत काल के लिए प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। ग नंबर में लिखा है फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र उल्लास और उत्साह दिखाई देता है, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता दिखाई देता है। च नंबर में लिखा है फागुन की इतनी अतिशय शोभा है कि कहीं भी समा नहीं रही है। तो ये इसका आंसर है 3 नंबर का। ठीक है, चलिए आपको अगर लग रहा है कि ये आपके काम का चीज़ है तो आप कुछ नहीं, केवल लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए हम लोग का अब क्वेश्चन नंबर जो बनाएंगे ये 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 4 नंबर प्रश्न में लिखा है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, कोई पान वाला है उसका बारे में आपको वर्णन करना। रेखा चित्र प्रस्तुत का मतलब उसके बारे में आपको क्या पता है, जो भी बुक में दिया है उसको पढ़ के आपको लिखना। तो इसका आंसर होगा, देखिए क्या, स्वयं प्रकाश की इस रचना में कस्बे के चौराहे पर स्थित पान वाला एक काफ़ी खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति है। ठीक है, एक पान वाला है गुमटी जो खुश मिजाज टाइप का वो व्यक्ति है। उसकी शारीरिक आकृति का रेखा चित्र खींचने पर हम पाते हैं कि वह स्थूल या कहें मोटे कद काठी का स्वामी है। मतलब स्थूल का मतलब गोल मटोल है, वो मोटे टाइप का है। ठीक है, उसके शरीर का रंग काला है, वो काला है। उसके दांत पान खा खाकर अपनी स्वाभाविक चमक खो चुके हैं। स्वाभाविक चमक का मतलब उसका वाइट दांत अब वाइट ना रह के वो लाल हो चुका है। क्यों हो चुका? क्योंकि वो पान बहुत खाता है, पान वाला है इसीलिए। वह गंभीर से गंभीर बात को हंसी में उड़ा जाता है। उसके पास जैसा भी गंभीर से गंभीर समस्या या बात है उसको हंस के उड़ा देता है। जैसे मूर्तिकार के नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाने के बारे में हालदार साहब के पूछने पर उसका कहना मास्टर भूल गया होगा से हमें ज्ञात होता है।
या फिर कैप्टन को उसका प्यार से लंगड़ा कहने में जिस प्रकार हम पाते हैं, ठीक है, कहने में जिस प्रकार हम पाते हैं। हंसी आने से पूर्व उसकी तोंत थिरकने लगती है और उसके दांत खुलकर सामने आ जाते हैं, जिससे उसकी संपूर्ण काया अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेती है। वैसे तो वह हंसमुख स्वभाव का है, पर उसका अपना रिश्ता जिससे है उसके नुकसान पर वह मर्माहत हो उठता है और तब उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बेहतरीन तरीक़ा से। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें टोटल 4 क्वेश्चन ही बनाने बोला गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक 4 क्वेश्चन हो चुका है, आपको 4 ही करना है। फिर भी इसके बाद वाला क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं। देखिए, उसका क्वेश्चन नंबर 5 को 4 में 4 ही क्वेश्चन करना था, लेकिन क्वेश्चन कितना है 5 को है। आप 5 मत करिएगा, आपको एग्जाम में 4 ही लिखना है, ठीक है, और आपको 4 ही बनाना है। आप याद कर सकते हैं 5 का 5, मैं 5 को आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन 5 नंबर। माँ के प्रति अधिक लगाव ना होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति पाता है, इसका आप क्या कारण मानते हैं? तो आंसर लिखिए। आंसर लिखा हुआ है, चूहे के बिल से निकले सांप को देखकर भयभीत भोलानाथ जब गिरता पड़ता घर भागता है तो उसे जगह जगह चोट लग जाती है। वह अपने पिता को ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ाते हुआ देखता है, परंतु उसकी शरण में ना जाकर घर में सीधे माँ के पास जाकर माँ के आंचल में छिप जाता है। सांप के भयभीत अर्थात विपदा के समय पिता के दुलार की कम माता के स्नेह, ममता और सुरक्षा की ज़रूरत अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद लिखा है, यह सुरक्षा उसे माँ के आंचल में नज़र आती है, इसलिए बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव होने पर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण में जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 प्रश्न था, लेकिन आपको 4 प्रश्न ही करना है, तो आप कोई भी 4 प्रश्न को कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। 3 में से आपको 2 का ही आंसर देना है। तो पहला प्रश्न लिखा है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किस विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका आंसर आपको लिखना है। आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु की श्रेणी में आते थे, क्योंकि पहला हो जाएगा क नंबर में, वे कबीरपंथी थे और कबीर को ही अपना गुरु मानते थे। और ख नंबर में आपको लिखना है, कबीरपंथी होने के कारण वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। गो नंबर, वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे, 2 टूक बात कहने में ना कोई संकोच करते थे, ना किसी से झगड़ते थे, ठीक है। तो घो नंबर, किसी अन्य की वस्तुओं को बिना पूछे उपयोग में नहीं लेते थे, किसी की भी वस्तु को वो बिना पूछे उपयोग में नहीं लेते थे। और 4 नंबर हो जाएगा, वे लालची बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। इन्हीं कुछ कारणों के चलते उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें एक साधु कहा जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट है, 5 का 2 को हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में लिखा है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भिन्न का मतलब अलग है। तो कुल मिला के तात्पर्य निकलता है कि जो भोलानाथ और उसके साथी जो खेल खेलते हैं वो और हमारे खेलने की जो भी सामग्री वो अलग कैसे है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में आपको लिखना है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में कल्पना से भी अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे बच्चों को किसी भी स्थान पर अपनी उम्र के बच्चों के साथ एवं उनके बीच में खेलने की स्वच्छता थी, ठीक है। इसके बाद
बाहरी घटनाओं जैसे अपहरण, हिंसा आदि का भय नहीं था, लेकिन वर्तमान दौर में कई गंभीर हिंसा एवं अपहरण की घटनाओं से माँ बाप के मन में डर पैदा कर दिया है। अगर इसको एक उदाहरण से हम लोग समझें तो उदाहरण के तौर पर आप दिल्ली में हुए निठारी कांड को ले लें। दिल्ली में एक निठारी कांड हुआ था। इस घटना के पश्चात माँ बाप के मन में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी जिक्र है। बात समझ में आ गया? तो ये अंतर आ गया दोनों में। तो आपको बस इतना ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन था, 2 बनाना था, 2 बन चुका है। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम फिर भी बता देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको 2 ही करना है। देखिए इसका आखिरी और 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 क्या लिखा है? प्रश्न 3 में लिखा हुआ है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ये तो हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर देखिए। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है, गोपियों के वाक्य चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित है या इस प्रकार हैं। देखिए क्या हो जाएगा। पहला, साहसी। तो गोपियों पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को ककड़ी और बीमारी बताती हैं, ठीक है। 2 नंबर। तो 2 नंबर में है, व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं। क्या कहती है? वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, चूँकि वह कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहें, यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती हैं। बस आपको इतना ही आंसर लिखना है। तो चलिए, तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया और सबका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि ये काम का है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो भी अक्टूबर मंथ में होगा एग्ज़ाम, वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।